Hey guys, hi. Sorry to be, I think away for quite some time. So we are back here and now we are going to just catch up. Already जो हम कर चुके हैं उसको एक बार quickly revisit करेंगे and once we are done with that, we'll proceed to the last topic which is कि how do we justify respiration as an amphibolic pathway and also what is RQ which is respiratory quotient. ये दो चीज़ों को quickly समझेंगे. So, without further ado, let's get started. So, before we move on, let us quickly first talk about the summary of what we have already done in the last lecture. So, I think you'd remember that in the last lectures, we have completed the entire of cellular respiration, which means हमारी कहानी शुरू हुई थी from glucose, which was a 6 carbon molecule. एक ग्लूकोज को हमने तोड़ा था 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट में, इसीलिए देखो यहां से यहां तक हमने हर चीज को 2 से मल्टीप्लाई किया है. क्यों? बिकॉज 1 ग्लूकोज गिव्स 2 पायरुवेट. अब ये 2 पायरुवेट सिर्फ अकेला पायरुवेट नहीं बनाता, हमने साथ में एटीपी भी बनाया था, नेट 2 एटीपी एंड नेट 2 एनएडीएच. एनएडीएच वॉज द एनर्जी कैरियर. ठीक है. फिर हमने पायरुवेट पायरुवेट को, अगर ऑक्सीजन है, माइटोकॉन्ड्रिया है तो माइटोकॉन्ड्रिया को दे दिया, और माइटोकॉन्ड्रिया ने पायरुवेट एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल को फर्स्ट कन्वर्ट किया एसिटाइल कोएंजाइम में अ 2 कार्बन मॉलिक्यूल. वंस अगेन इस रिएक्शन में हमें CO2 मिल गया और हमें NADH मिल गया. हमें CO2 से मतलब नहीं है, हमें मतलब था NADH से, बिकॉज NADH है एनर्जी कैरियर. उसके अंदर हम रिच इलेक्ट्रॉन्स भर रहे हैं, और ये रिच इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आ रहे हैं? जब हम अपने कार्बोहाइड्रेट के CC या CH बॉन्ड्स को तोड़ रहे हैं. सिंपल फंडा. ठीक. अब एसिटाइल कोएंजाइम ए जब आ गया, ये एंटर करेगा क्रेब्स साइकिल में और अपना सारा कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देता है. बट एट द सेम टाइम एक क्रेब्स साइकिल आपको देता है 3 NADH और एक FADH2. एंड एज अ नेट, क्योंकि आप एक ग्लूकोज के लिए काउंट करते हो तो आप मल्टीप्लाई कर देते हो सब चीज को 2 से. So that means you have got 2 NADH from glycolysis, 2 NADH from link reaction, 6 NADH from Krebs cycle and 2 FADH2 from Krebs cycle. So इसके पहले अभी हम NADH के आगे की कहानी अगर ना समझें तो अभी तक हमें क्या मिला है? टोटल 4 ATPs मिले हैं. 2 नेट ग्लाइकोलिसिस से, 2 नेट क्रेब्स साइकिल से. एक क्रेब्स साइकिल आपको 1 ATP दे रहा है, तो 2 क्रेब्स साइकिल आपको 2 ATP देगा, और 2 ग्लाइकोलिसिस का मिला लो तो हो गया 4. ठीक है. अब आगे की कहानी क्या थी? हम इसको लेके जाते हैं ETS में. अच्छा, एक चीज और, इस 4 ATP जो अभी तक हमने ले लिया, इसको हमने कहा था सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से बना ATP. क्यों? क्योंकि ये जो ATP है, इसका जो एक्स्ट्रा फॉस्फेट है वो कहाँ से आया? इट हैज कम फ्रॉम अनदर मॉलिक्यूल. ठीक, किसी और मॉलिक्यूल ने अपना फॉस्फेट या एनर्जी वहां से ट्रांसफर की है. ठीक है. अब जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आया, तब इसी NADH और FADH2 ने अपना एनर्जी रिच इलेक्ट्रॉन दिया. उस एनर्जी रिच इलेक्ट्रॉन से हमने प्रोटॉन को कंसेंट्रेट किया था इंटर मेम्ब्रेन स्पेस पर, और वहां से हमने ATP सिंथेस को ड्राइव करके 34 ATP निकाला था. कैसे निकाला था? NADH का रूल हमने देखा था कि 1 NADH NCERT कहती है आपको देगा 3 ATP, और FADH2 का हमने रूल निकाला था 1 FADH2 हमें देती है 2 ATP. तो क्योंकि हमारे पास 10 NADH थे, यूनिटरी मेथड 10, एक NADH 3 तो 10 NADH 30 ATP, एक FADH2 2 ATP, तो 2 FADH2 इज इक्वल टू 4. टोटल हो गया 34 और आपके पास आ गए 38 ATP. ठीक है. सो ये कहानी हम ऑलरेडी कर चुके हैं. ओके. और ये हम उस चीज की समरी है कि अभी तक हमने क्या समझ लिया, क्या कवर कर लिया. अब हमें समझना है रेस्पिरेशन एज एन एम्फीबोलिक पाथवे. अब एम्फीबोलिक का मतलब क्या है? एम्फी मतलब होता है बोथ. ठीक है. अब बोलिज्म आपको मेटाबॉलिज्म से याद आ रहा होगा. मेटाबॉलिज्म क्या था? सम ऑफ केमिकल रिएक्शंस इनसाइड द बॉडी. और आपने क्या बोला था कि मेटाबॉलिज्म कुड बी कैटाबॉलिज्म ब्रेक डाउन, एनाबॉलिज्म बिल्डिंग अप. हम चीजों को तोड़ सकते हैं और चीजों को बना सकते हैं. कूल. सो विच मीन्स अभी तक हमने अगर इस इक्वेशन को देखें तो हम ग्लूकोज को सिर्फ तोड़ रहे हैं, तोड़ रहे हैं, तोड़ रहे हैं.
तो हमको लगता है कि ग्लूकोज को तोड़ के जो हम एटीपी बना रहे हैं इट इज जस्ट अ कैटाबॉलिक पाथवे, ऐसा हमें लगता है। बट एक्चुअली इट्स एन एम्फीबॉलिक, बोथ कैटाबॉलिज्म एज वेल एज एनाबॉलिज्म। क्यों है ऐसा? वाई इज इट ऑल्सो एन एनाबॉलिक पाथवे? ये अब हमें समझना है। एनाबॉलिक मतलब हम नया बड़ा मॉलिक्यूल बना रहे हैं, और इस रिएक्शन से हमें बस इतना दिख रहा है कि भाई हम तो तोड़े जा रहे हैं। इसको समझने के लिए, इस क्वेश्चन को सुलझाने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि जो रेस्पिरेशन है वो कितना बड़ा एक इंटरकनेक्टेड पाथवे, कैसे अलग अलग जगह से सबस्ट्रेट आके रेस्पिरेशन को चला सकते हैं, और कैसे ये चीज़ें बाहर जाके दूसरी चीज़ें बना सकती है। ये अगर समझ लिया तो हम समझ जाएंगे व्हाई इट इज एन एम्फीबॉलिक पाथवे। अब एनाबॉलिज्म को सपोर्ट करने के पहले हम देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट इज नॉट द ओनली मॉलिक्यूल जो सेल्युलर रेस्पिरेशन को चला सकता है। हमें लगता था ग्लूकोज है तो सेल्युलर रेस्पिरेशन के सारे स्टेप्स होंगे, बट ज़रूरी नहीं है। क्यों ज़रूरी नहीं है? देखो, फैट्स, आपने पढ़ा था फैट्स आर वन ऑफ द फॉस्फोलिपिड्स, राइट? फॉस्फोलिपिड्स में अगर हम देखें तो एक ग्लिसरॉल होता था, बायोमोलिक्यूल में हमने पढ़ा था। ग्लिसरॉल क्या था? 3 कार्बन का अल्कोहल था। इस 3 कार्बन के अल्कोहल में 3 OH ग्रुप्स लगे हुए होते थे, और इस OH ग्रुप से एक बड़ा सा फैटी एसिड चेन, लिपिड, आप कह सकते हो फैटी एसिड सिंपली, जिसके लास्ट में COOH होता था, वो रिएक्ट कर सकता है। और अगर वो रिएक्ट किया तो हम कहते थे देखो ये H2O चला जाएगा और वहाँ एक एस्टर बॉन्ड बन जाएगा। ये हमने बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ा है कि व्हाट इज अ फॉस्फोलिपिड, इट इज ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड्स। अब ग्लिसरॉल में फॉस्फेट भी लगा होगा, ये मत भूलना, बट ग्लिसरॉल के OH ग्रुप्स और फैटी एसिड्स का COH ग्रुप आपस में रिएक्ट करके आपका एस्टर बॉन्ड बनाते थे। तो जब आप फैट्स को तोड़ोगे, लिपिड्स को तोड़ोगे, तो आपको यही दो चीजें मिलेंगी, ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स। कूल। अब ग्लिसरॉल आपका PGAL, फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, या DHAP बन के अंदर आ सकता है। ठीक है? सो ग्लिसरॉल इज फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड बन के ईजिली आपके रिएक्शन में एंटर कर सकता है। ठीक? इसका मतलब है कि फैट भी ग्लाइकोलिसिस को चला सकता है, मुझे ग्लूकोज की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, ये जो लिपिड्स था, ये जो लंबा चेन था फैटी एसिड का, जिसके लास्ट में आपने COOH बनाया था, मैं इसको भी तोड़ सकता हूँ। अब इसको कैसे तोड़ेंगे? ये जो लंबा चेन है, मैं हमेशा इसको 2 कार्बन करके तोड़ूंगा, हमेशा। आई विल ब्रेक इट इन 2 कार्बन्स। और एसिटाइल कोएंजाइम ए भी 2 कार्बन कंपाउंड था। सो फैटी एसिड्स को हम तोड़ सकते हैं, इज ब्रोकन इन शॉर्ट चेन्स ऑफ 2 कार्बन, शॉर्ट चेन्स ऑफ 2 कार्बन ईच। हम लंबे 16 से 18 कार्बन की चेन को 2 कार्बन करके तोड़ सकते हैं, और उस 2 कार्बन को कन्वर्ट कर सकते हैं एसिटाइल कोएंजाइम में ए में, और एसिटाइल कोएंजाइम में आगे काम चला सकता है। सेम वे, सिमिलर वे में प्रोटीन्स को हम तोड़ेंगे अमाइनो एसिड में। अमाइनो एसिड मतलब क्या? अगर आपको याद हो, एक अल्फा कार्बन से एक तरफ COOH ग्रुप जुड़ा था, एक तरफ NH2 ग्रुप जुड़ा था, एक तरफ R जुड़ा था, और एक तरफ H जुड़ा था। जब आप इस NH2 ग्रुप को हटा देते हो, व्हेन यू रिमूव द NH2 ग्रुप, तो उसको कहते हैं डीएमिनेशन। एमिनो ग्रुप को हटाना, डीएमिनेशन। तो डीएमिनेशन करके आप इन्हीं अमाइनो एसिड्स को पायरुवेट में लगा सकते हो, और क्रेब्स साइकिल के वेरियस सबस्ट्रेट्स में लगा सकते हो। कौन कौन से सबस्ट्रेट? आपको 2 एग्जाम्पल शायद याद रख लेने चाहिए, ऑक्सैलोएसीटेट एंड अल्फा कीटो ग्लूटरेट। क्रेब्स साइकिल के इन सबस्ट्रेट्स में आप इसको लगा सकते हो। तो आपने क्या देखा कि जरूरी नहीं है कि कार्बोहाइड्रेट ही पूरे के पूरे सेल्युलर रेस्पिरेशन को चलाए। इनफैक्ट जब मेरे पास ग्लूकोज की कमी होगी, मैं फैट से या प्रोटीन से एनर्जी ले सकता हूँ। दिस इज द रीजन वाई फास्टिंग वर्क्स।
फास्टिंग इसलिए काम करता है क्योंकि बॉडी जैसे ही ग्लूकोज को लूज करती है, सबसे पहले वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लाइकोजन को तोड़ेगी, बट वेरी सून वो फैट को तोड़ना शुरू कर देगी, एंड तब वहां से मुझे एनर्जी आ जाएगी। लेकिन अगर मैंने बहुत समय से स्ट्रेस में हूं या मैंने बहुत नहीं खाया, तो बॉडी प्रोटीन को भी तोड़ना शुरू करेगी, और प्रोटीन को तोड़ के भी क्रेब्स साइकिल चला के एटीपी प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, सो दिस इज व्हाट मेक्स द सेल्यूलर रेस्पिरेशन अ वेरी वर्सेटाइल पाथवे। सिर्फ कार्बोहाइड्रेट को तोड़ के काम नहीं चला रहे हम, बहुत सारी चीज़ों को तोड़ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों से काम चला रहे हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे ये तो स्टिल कैटाबॉलिज्म ही है ना। आप चीज़ों को तोड़ ही तो रहे हो, जोड़ कहाँ रहे हो। सो दिस इज स्टिल कैटाबॉलिज्म। नाउ दिस इज वेयर द ट्रिक कम्स। हम इसको उल्टा भी चला सकते हैं। A lot of reactions of breakdown of carbohydrate, proteins और fats are actually reversible. Reversible मतलब दोनों डायरेक्शंस में चल सकती हैं। जैसे आप अमाइनो एसिड्स को डीएमिनेट करके पायरुवेट बना सकते हो, वैसे इसको वापस से एमिनेट करके अमाइनो एसिड भी बना सकते हो। ठीक उसी तरह ऑक्सैलो एसीटेट और अल्फा कीटोग्लूटरेट, इससे भी वापस अमाइनो एसिड्स बन सकते हैं, और अमाइनो एसिड से प्रोटीन बन सकते हैं। तो ये हो गया ना एनाबोलिज्म। एनाबोलिज्म वाज छोटी चीजों को लेके बड़ी चीजें बनाओ। तो हमने पायरुवेट को अमीनो एसिड डाला, अमीनो ग्रुप डाला और अमीनो एसिड बना के प्रोटीन बना डाला। सेम वे ऑक्सैलो एसीटेट, अल्फा कीटोग्लूटरेट को में अमीनो एसिड डाल के उसको फिर लेकर हम चले गए प्रोटीन्स बनाने के लिए। द सिमिलर केस इज ऑल्सो पॉसिबल इन दिस। जब हम जरूरत से ज्यादा खाते हैं तो ये रिएक्शंस भी उल्टे रह सकते हैं, और फिर जाके आपका लिपिड्स बना के, फैट्स बना के हमारे बॉडी में स्टोर हो सकता है। दिस इज द रीजन दैट वी से दैट द इंटायर सेल्युलर रेस्पिरेशन इज एक्चुअली एम्फीबोलिक पाथवे। पहले पॉइंट, ये वर्सटाइल है, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट इस साइकिल को नहीं चलाएगा। दूसरा पॉइंट, ये रिवर्सिबल प्रोसेस में रन कर सकता है, यानी रिएक्शन आगे की तरफ जा सकती है, पीछे की तरफ भी जा सकती है। यहां पे ये बात ध्यान देना बेटा, सारे रिएक्शंस रिवर्सिबल नहीं होते, देयर आर चेक्स एंड बैलेंसेस। बट ओवरऑल अगर हम देखें तो जैसे हम कार्बोहाइड्रेट को तोड़ के वेरियस साइकिल्स चला रहे हैं, इन साइकिल के पार्टिसिपेंट्स को रीयूज करके प्रोटीन्स और फैट्स बनाया जा सकता है। आपको एक नाम जानना जरूरी है, विच इज ग्लूकोनियोजेनेसिस। हम इसको पढ़ेंगे और आगे। व्हाट इज ग्लूकोनियोजेनेसिस? व्हेन यू मेक कार्बोहाइड्रेट विच इज ग्लूकोज। हम किस कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहे हैं? हम ग्लूकोज की बात कर रहे हैं। व्हेन यू मेक कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सबस्ट्रेट, किसी नॉन कार्बोहाइड्रेट सबस्ट्रेट से अगर आप ग्लूकोज बना रहे हो तो हो गया ग्लूकोनियोजेनेसिस। और इसी तरह आपका लिवर ग्लूकोनियोजेनेसिस करने में बहुत आगे होता है। तो जरूरत के हिसाब से लिवर विल डू ग्लूकोनियोजेनेसिस एंड मेक ग्लूकोज अवेलेबल इन द बॉडी। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। कूल। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्योंकि यहां से क्वेश्चंस बहुत अच्छे अच्छे आते हैं, रेस्पिरेटरी क्वेश्चन। अब रेस्पिरेटरी क्वेश्चन आपको बताना चाहता है कि कौन सा सबस्ट्रेट कितना अच्छा सबस्ट्रेट है। अब कितना अच्छा सबस्ट्रेट होने का मतलब क्या है कि आप कितना ज्यादा उसको तोड़ करके आप एनर्जी निकाल रहे हो। और इसको हम कैसे मेजर करते हैं? रेस्पिरेटरी क्वेश्चन इज सिंपली द रेशियो ऑफ वॉल्यूम और मोल्स ऑफ CO2 रिलीज्ड टू वॉल्यूम और मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम। कितना कार्बन रिलीज कर रहे, कितना ऑक्सीजन कंज्यूम कर रहे। अब देखो यहाँ पे एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन है। क्या मतलब है वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन से? वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज बेसिकली गिविंग यू द CC और द CH बॉन्ड। जितना ज्यादा कार्बन होगा उतना ज्यादा एनर्जी रिच बॉन्ड्स होंगे जो आप तोड़ सकते हो। वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम, इफ यू रिमेंबर, ऑक्सीजन कंज्यूम कहाँ होता था? कॉम्प्लेक्स 4 पे। और कॉम्प्लेक्स 4 पे ऑक्सीजन कंज्यूम होता ही क्यों था? ऑक्सीजन वो नदी थी जो डैम से गिरे पानी को आगे कैरी करती थी। जो इलेक्ट्रॉन NADH ने रिलीज किए थे
वो इलेक्ट्रॉन ने कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 3 और कॉम्प्लेक्स 4 से प्रोटॉन का ट्रांसफर कराया था। ट्रांसफर हो जाने के बाद इलेक्ट्रॉन की एनर्जी चली गई। अब इस इलेक्ट्रॉन को कौन कैरी करेगा? कैरी करने वाला होता था ऑक्सीजन। अगर आप ऑक्सीजन ज्यादा कंज्यूम कर रहे हो, यानी आप ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकाल पा रहे हो, तो कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है जिससे आपने मैक्सिमम हाई एनर्जी रिच इलेक्ट्रॉन्स निकाल पाए? तो इसीलिए ऑक्सीजन इज अ डिनोमिनेटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज अ न्यूमरेटर। जितना बड़ा आरक्यू, इसका मतलब आप उतना ज्यादा एनर्जी पर ग्राम उससे निकाल सकते हो, एक रफ एस्टिमेट। ठीक। अब ग्लूकोज में का रिएक्शन हमें पता है, विच इज 6 CO2 प्रोड्यूस्ड, 6 ऑक्सीजन कंज्यूम्ड, तो 6/6 इज इक्वल टू 1। आरक्यू ग्लूकोज का या मोस्ट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट का 1 ही होता है। ऑल कार्बोहाइड्रेट्स हैव द आरक्यू रेस्पिरेटरी कोशेंट एज 1। फैट्स के साथ ये चीज नहीं है। फैट्स ये एक एग्जाम्पल, सॉरी, इक्वेशन एनसीईआरटी ने दे रखा है और आपको ये इक्वेशन का एग्जैक्ट याद होना चाहिए। ये इक्वेशन पूछा भी जा सकता है एक्स और वाई करके। एक्स ऑक्सीजन दे दिया, वाई कार्बन डाइऑक्साइड दे दिया, एंड यू हैव टू फाइंड आउट। ठीक। सो व्हेन यू डू दैट, व्हाट डू यू फाइंड? 102 कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम्ड एंड 145 ऑक्सीजन, sorry, 102 कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड एंड 145 ऑक्सीजन कंज्यूम। आप 145 ऑक्सीजन को कंज्यूम कर रहे हो, सो आर क्यू इज 0.7। सो इसने ज्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम किया है, दैट मीन्स इतने ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करने की कोशिश की है। सो दैट इज वाई फैट्स, दे वी से दैट दे आर मोर एफिशिएंट एट स्टोरिंग एनर्जी। सो आर क्यू अगर आपका कम है, दैट मीन्स यू आर एबल टू स्टोर एनर्जी बेटर। आर क्यू अगर आपका ज्यादा है, तो इन अ वे आप कह सकते हो यू आर नॉट एबल टू स्टोर एनर्जी बेटर। ठीक है। ऑक्सीजन इज द की। ऑक्सीजन इज द की का मतलब है जितना ऑक्सीजन यूज हो रहा है, इसका मतलब आप उतने इलेक्ट्रॉन्स उससे निकाल सकते हो, एनर्जी रिच इलेक्ट्रॉन्स इन अ वे। तो फैट्स का आरक्यू लेस होगा 1 से 0.7। प्रोटीन्स का आरक्यू इज 0.9। यस। और एक चीज जो यहाँ लिखी भी नहीं है बट कभी कभी पूछ लिया जाता है, ऑर्गेनिक एसिड्स का आरक्यू इज मोर देन 1। ठीक है। ऑर्गेनिक एसिड में आप मोर देन 1 आरक्यू भी आपको मिल जाता है। कूल। सो रिमेंबर कि ये एक मेजर नहीं है, इट्स नॉट अ फैक्ट, इट्स अ वेरी केमिकल थिंग। कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना यानी कितने कार्बन थे, ऑक्सीजन का कंज्यूम होना मतलब कितने इलेक्ट्रॉन आपने उससे निकाले। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकालोगे वो उतना अच्छा सबस्ट्रेट हो। इसीलिए आपकी एनसीईआरटी बोलती है कि फैट्स आर अ वेरी गुड सोर्स ऑफ स्टोरिंग एनर्जी। एक फैट का 1 ग्राम जितनी एनर्जी देगा, कार्बोहाइड्रेट का सेम ग्राम उससे हाफ एनर्जी आपको दे सकता है। ओके। बिकॉज कार्बोहाइड्रेट में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ज्यादा ऑक्सीडाइज्ड बॉन्ड्स में इंगेज्ड हैं, वेरएज फैट्स में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लेस ऑक्सीडाइज्ड बॉन्ड्स में स्टोर्ड हैं। आपको अगर फैट याद हो, फैट में फॉस्फोलिपिड ही है ना, तो बहुत सारे सी सी एंड सी एच बॉन्ड्स हैं, इधर भी एच इधर भी एच, ऑक्सीजन है ही नहीं, है ना। तो ये लेस ऑक्सीडाइज्ड बॉन्ड हुआ, यहां से आप ज्यादा एनर्जी निकाल सकते हो। लेकिन अगर आप ग्लूकोज को याद करोगे, तो CH OH, CH OH, तो मोर ऑक्सीडाइज बॉन्ड थे वो, तो एनर्जी निकाल सकते हैं बट कम एनर्जी निकाल सकते हैं उससे। क्लियर है? सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रेस्पिरेटरी क्वेश्चन एंड दिस टेल्स यू दैट हाउ डू वी एक्चुअली एग्जैक्ट एनर्जी। सो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर में हम शुरू करेंगे प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड देन एनिमल फिजियोलॉजी शुरू हो जाएगा। ओके। डू वेल, मेक श्योर यू अटेम्प्ट द टेस्ट। टेस्ट अभी धीरे धीरे अपलोड होना शुरू हो जाएंगे एंड लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड हो रहे हैं। NCERT map is also available on the Amazon. You can easily buy it if you need it. Take care. Bye.